मॉर्निंग साथियों, आज फिर एक बार अगले चैप्टर पे, जैसा कि मैंने कल एक ब्रीफ में आपके साथ कन्वर्सेशन किया था और आपको ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस विद इन 30 डेज कंटिन्यू पैटर्न पे मैं आपको सिलेबस भी उसका डिस्कस कर दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे और 30 दिनों में पूरे टॉपिक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के आपको कवर करेंगे। आज ये दूसरा वीडियो है और आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश की नदियां। जी हाँ, मध्य प्रदेश की नदियों से मध्य प्रदेश के जो भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें दो तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी परीक्षा की तैयारी करते समय ये सोचना है कि हमें क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। पहली चीज, किताब आप कोई भी एक रखें सामान्य ज्ञान की, बहुत सारी किताबों के पीछे नहीं भागने की जरूरत है। कोई भी एक किताब आप लें और उसमें लगभग 70 से 80% आपका कवर हो जाता है सिलेबस। तो किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो भी किताब लें, एक किताब को बार बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि 10 किताबें आप पढ़ें। तो मध्य प्रदेश की नदियों की जानकारी है, मैं जो यहाँ पे बताऊंगा लगभग 100% आपका सिलेबस जो है नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा मध्य प्रदेश के कि अक्षांश और देशांतर में किस तरह से हमारा ये मध्य प्रदेश व्यवस्थित है। और आज हम नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 4 नदियां हैं। कितनी नदियां? 4 नदियां हैं जो क्रमिक रूप से जानी जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 है इसमें नर्मदा, सबसे ऊपर नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। ये 4 नदियां प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है, ये देखिए, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब होता है कि प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे समुद्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। 3 दिशाओं से जो भी भूभाग घिरा होगा वो प्रायद्वीप कहलाता है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है, तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। तो चलिए अब शुरू करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे प्रमुख ये 4 नदियां हैं। नर्मदा है, चंबल है, सोन है और ताप्ती है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो इसी क्रम में ये सबसे ज्यादा लंबी है, फिर इससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है। अब बेसिक जो हम क्रमिक रूप से जाएंगे, बेसिक मतलब ये है कि अब हम इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा का उद्गम किस जगह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है अनूपपुर जिला, जिला अनूपपुर। ये अनूपपुर जिला है। अनूपपुर से अमरकंटक जो स्थान है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यहाँ से निकल करके और लगभग 15 जिलों से होते हुए ये प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? यहाँ से महाराष्ट्र रहेगा थोड़ा सा और उसके बाद गुजरात रहेगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी ये कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा के समानांतर बहती हुई मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात की ओर जाकर के और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मध्य प्रदेश में किस जगह से नर्मदा शुरू होती है, ये हमें जानने की जरूरत है। दूसरी नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जैसा कि आपको मालूम है महू की जानापाव पहाड़ी से निकलता है। महू लगभग यहाँ पे पड़ता है और यही चंबल नदी यहाँ से निकलते हुए ऐसे करके यहाँ जाके और यमुना नदी में, यहाँ पे यमुना नदी निकलती है, यमुना है, यमुना नदी पे मिल जाती है। ये हो गया आपका चंबल नदी। ठीक है, बेसिक अभी जानना है कहाँ से ओरिजिन है। चंबल नदी के बाद आता है सोन नदी। सोन नदी भी लगभग अमरकंटक से ही निकलती है यहाँ से और ये मध्य प्रदेश में ये उल्टा दिशा पे, देखिए इधर यहाँ पे गंगा, पटना, आ रहा समझ में, उत्तर पूर्व की दिशा में निकलती हुई ये सोन नदी है। सोन नदी और ये 2 नदियां हैं, सोन और तमस। यही 2 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की प्रायद्वीपीय नदी हैं जो सीधे जाके गंगा में मिलती है। यह दोस्तों ये गंगा रिवर है। गंगा पे मिलने वाली मध्य प्रदेश की 2 नदियां कौन सी हैं? सोन और तमस इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद ताप्ती नदी बुरहानपुर में यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ऐसे होती हुई और ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने बेसिक आपको ये आइडिया बताया कि कहाँ से ओरिजिन है इन नदियों का, और इन नदियों के बारे में आगे हम डिटेल से देखेंगे। और इसमें डिटेल से जाने से पहले हमें नदियों में किन चीज़ों को फोकस करना है। सबसे पहली चीज़, नदी का ओरिजिन कहाँ पे है, किस जिले में है, किस जगह से है, इस बात को ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण नदी है तो इसकी लंबाई पूरी कितनी है, और मध्य प्रदेश में वो किस लेवल पर कितने किलोमीटर तक बहती है। तीसरी, उस नदी में कौन कौन से ऐसे बांध और जलप्रपात हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं। और सबसे अंतिम में सहायक नदियों की बात आती है कि इन नदी को और कितनी सहायक नदियां आके जोड़ती हैं, और इन नदियों के बारे में बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से, जैसे ये नदी इधर बह रही है तो ये राइट साइड हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्योंकि जब आप नदी का डायरेक्शन क्या होता है कि जिधर की ओर बहती है उधर आप मुंह करके खड़े हो जाएं, तो आपका जो दायां हाथ है उधर से जो नदियां मिलेंगी वो राइट साइड पे हो गया, और लेफ्ट हाथ पे जो नदियां मिलेंगी वो, तो यहाँ से ये बाईं तरफ हो जाएगा, ये दाईं तरफ हो जाएगा। नदी इधर चल रही है, हम इधर मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स पे हम पूरी नदियों पे फोकस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर्मदा रिवर अमरकंटक से शुरू हो रही है। अमरकंटक मैकाल पर्वत पे है। कहाँ पे है? मैकाल पर्वत। ये मैकाल पर्वत, ये सतपुड़ा जो पर्वत है, राजपीपला सतपुड़ा यहाँ से शुरू होते हुए और मैकाल पर्वत से लड़ी जाती है। तो इसका पूर्वी हिस्सा, सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा मैकाल कहलाता है, और मैकाल से इसकी उत्पत्ति होती है। तो मैकाल से उत्पत्ति होने के कारण इसका नाम मैकलसुता रखा गया है, ठीक है। टॉलमी जो एक लेखक थे, टॉलमी, ये कई बार ये भी पूछा गया है कि टॉलमी लेखक थे, इन्होंने इनका नाम नामोदोस रखा था। नामोदोस, रामायण में इसका जो नाम आता है वो रेवा के नाम से आता है। इसको शंकर पुत्री भी कहते हैं, शिव पुत्री भी कहते हैं, रेवा भी कहते हैं, इस तरह से। और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन से नाम पे ये चलती है। चलिए मध्य प्रदेश पे अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12, ये याद रखना है, 13-12 किलोमीटर, 13-12, 1312 किलोमीटर यहाँ से लेकर के और खंभात की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। 1077 किलोमीटर, 1077। ये भी बार बार प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो हम यहाँ बता पाएंगे कि 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी जब पश्चिम की ओर बहती है मध्य प्रदेश में और या पूरे इंडिया में, लगभग 3 ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा, एक आएगी आपका ताप्ती, और तीसरी है माही। ये तीनों नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तीनों नदियां जाकर के खंभात की खाड़ी से गिरती हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये चलती है। और कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका क्रम जरूर याद रखना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चीजों को याद करते हुए। और अगर हम ये पूछे कि लंबाई के मामले में, ये तो क्रम है कि पहले यहाँ से जाएगी, फिर महाराष्ट्र में जाएगी, फिर गुजरात में चली जाती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी है 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, उसके बाद इसकी लंबाई गुजरात में और सबसे कम महाराष्ट्र में होती है। इसका जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि नर्मदा शब्द का अर्थ क्या होता है। नर्मदा जो शब्द है इसका अर्थ होता है खुशी की दाता, खुशी की दाता। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को जीवन यापन और सिंचित क्षेत्र होता है। और किसी भी नदी को जानने के पहले हम एक चीज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि ये मिटा देता हूँ इसको थोड़ा सा मैं। थोड़ा सब्जेक्ट से हट करके है ये, जैसे भारत का मैप है, इंडिया पे आप ये चीज देखेंगे कि नदी पैटर्न हमारे यहाँ 2 तरह का है। कुछ नदियां खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाके गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियां लगभग खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और
जो हिमालयन नदियां हैं और कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरह के दो तरह के हमारे यहाँ ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक अपवाह तंत्र शब्द नाम आता है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि नदी किन किन नदियों का पानी और किन किन क्षेत्र का पानी ले करके अपने सोर्स से ले करके और समुद्र में ले जाती है, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे अगर हम नर्मदा की बात करें, जैसे हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का अपवाह तंत्र हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप है, अब यहाँ से नर्मदा निकलती है और जाती है कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। यहाँ पे बहुत सारी दाएं और बाएं तरफ से नदियां मिलती हैं और ये पूरा एरिया ये क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। जहां जहां का जल वो नदी समेट के ले जाती है वो पूरा क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। तो जो नर्मदा का अपवाह तंत्र है ये एक पेड़ के समान, जैसे पेड़ ऐसे होता है ना, देखिए ये तो इसको वृक्षाभ कहते हैं। वृक्षाभ, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा का अपवाह तंत्र किस तरह का है? वृक्षाभ प्रणाली से आधारित है। वृक्षाभ ड्रेनेज सिस्टम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइटिक। वृक्षाभ कहलाएगा, है ना। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कैसा वो रहता है, तो वृक्षाभ प्रणाली है इसका जो ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र वृक्षाभ तंत्र कहलाता है। और इसमें अगर हम ये देखें तो ये पूरा एरिया जितने किलोमीटर का पानी ये नदियां सारी सहायक नदियों और नदियों में आता है वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र। और जो इसका गंगा का ये नर्मदा का अपवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। 93,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो पानी है वो नर्मदा ले जाती है कहाँ? खंभात की खाड़ी में। तो प्रायद्वीपीय नदियों में एक और खास बात है कि प्रायद्वीपीय नदियां जो भी अरब सागर में गिरती हैं वो समुद्र से मिलने के समय दो तरह की चीजें बनती हैं। या तो वो डेल्टा बनाती हैं, कोई भी नदी होगी तो समुद्र में जब मिलती है तो या तो वो डेल्टा बनाती है और या तो वो एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी है ना। एस्चुअरी और डेल्टा का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। कि डेल्टा का मतलब ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि ये देखिए आप, डेल्टा और एस्चुअरी ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो भूगोल बहुत आसान लगेगी। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। तो ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जब भी यमुना या जो भी नदी निकलती है, गंगा है, यमुना है, तो यहाँ पे निकलते समय अपने साथ ही बहुत सारी मिट्टी लेके आती है। सेडिमेंट्स बोलते हैं, सेडिमेंट्स जमावदार पदार्थ लेके आते हैं। और ये जब जैसे ही समुद्र शुरू होता है वहाँ पे वो पदार्थ जमने लगता है। पदार्थ जमने लगता है उसके बाद क्या होता है कि नदी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, नदी कई भागों में विभाजित हो जाती है इस तरह से, और बीच में एक टापू जैसा त्रिकोणा क्षेत्र बन जाता है, उसको बोलते हैं हम डेल्टा। मतलब डेल्टा क्या चीज है? ये भूमि का एक भाग है। क्या है? सेडिमेंट्स, जो बहाव से लाए गए पदार्थ हैं उसके जमाव के द्वारा बनाया हुआ एक भूमि का टुकड़ा है। जबकि एस्चुअरी जो है वो एक जल क्षेत्र है। क्या है? जल क्षेत्र है। ये समुद्र होता है। प्रायद्वीपीय नदियां आपने सुना होगा कि गड्ढा या खाई बना के चलती हैं, मतलब समुद्र के तल से और नीचे पे वो चलती हैं। तो जब भी जैसे ही समुद्र आता है तो जहाँ पे ये मिलती है समुद्र के पास, यहाँ पे तो समुद्र ऊंचा रहता है, ये नदियां नीची रहती है, तो समुद्र का पानी यहाँ पे भर जाता है इस तरह से। इस एरिया पे समुद्र का पानी भर जाता है, तो ये पानी का क्षेत्र है। क्या है ये? बैक वाटर क्षेत्र है। क्या है? बैक वाटर क्षेत्र है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एस्चुअरी और डेल्टा में। कि एस्चुअरी जो है ये भूमि क्षेत्र नहीं है, डेल्टा ट्रायंगल शेप का
भूमि का टुकड़ा होता है। एस्चुअरी जो होती है ये बैक वाटर है, पानी की बनी हुई चीजें हैं जो कि फनल शेप्ड होती हैं, जैसे नहीं कीप होती है जिससे अपन ये कोई भी तेल किसी में डालना पड़ता है तो फनल शेप्ड होती है। कैसी होती है? फनल शेप्ड होती है। ये कैसा होता है? ट्रायंगल शेप होता है। ये जमीन का टुकड़ा है। ये क्या है? बैक वाटर है, समुद्र का पानी नदी के पानी को ठेलता है। इसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, कृषि के लिए सबसे उपयोगी चीजें होती हैं डेल्टा में, क्योंकि भूमि का टुकड़ा है। यहाँ पे क्या होता है? मछली पालन सबसे बढ़िया होता है। क्या होता है? फिशरीज के लिए बहुत अच्छी। तो कभी कभी ये पूछता है कि प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी क्यों बनाती हैं? प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी इसलिए बनाती हैं कि ये हो गया समुद्र का एक लेवल हुआ, और उससे भी नीचे जो नदी पहाड़ काट के आ रही है, जब समुद्र से वो जुड़ती है तो जहाँ पे जुड़ती है वहाँ समुद्र का लेवल, मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र का लेवल इतना पानी भरा हुआ है, नदी आ रही है इस लेवल पे, तो यहाँ पे पानी नदी का या समुद्र का यहाँ पे जो बैक वाटर है ये भर जाता है इस जगह पे। तो ये भरे हुए पानी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम एस्चुअरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये एस्चुअरी बनाती हैं, और जो हिमालयीन नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी पे जो नदियां गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए मैंने आपको बताया था। तो नर्मदा की बात चल रही थी कि नर्मदा के क्षेत्र में जैसा कि हमने जाना था कि नर्मदा अमरकंटक से शुरू होकर के और ये अमरकंटक से शुरू होकर के और यहाँ पे खंभात की खाड़ी पे जाती है। 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर ये कहाँ पे रहती है? अपने मध्य प्रदेश में। तो अभी हम जानेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां? 41। बार बार प्रश्न पूछा गया कितनी सहायक नदी है? 41 सहायक नदी है। और इसमें भी आप देखेंगे कि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, राइट साइड से कितनी नदियां निकलेंगी, जुड़ेंगी इसमें आकर के? 19 नदियां। कितनी नदियां? ये राइट साइड है। राइट साइड क्यों? इधर वो नदी इधर बह रही है, हम उधर मुंह करके खड़े होंगे, ये राइट साइड कहलाएगा। और इधर से जुड़ने वाली कितनी नदी है? 22 नदी। तो फिर कितनी नदी हो गई? 41। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, राइट साइड से कितनी, लेफ्ट साइड से कितनी, कुल कितनी, तो इसको हमें याद रखना है। अब इसमें जो सबसे प्रमुख बात आती है कि कौन कौन सी राइट पे है। राइट पे कुछ मुख्य नदियां हैं, कुछ लेफ्ट पे हैं। तो अगर राइट साइड की हम बात करें तो राइट साइड में आपका बारना है। कौन सी नदी? बारना नदी। ये जब हम ऐसे चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आके बारना नदी जुड़ती है। ठीक है, बारना नदी के बाद इसमें आती है आपकी मान नदी। मान, बारना, हिरन या हिरेन बोलते हैं, ये सारी नदियां राइट साइड पे आती है। कभी कोई प्रश्न पूछ लेते हैं इसमें से कि राइट साइड से कौन सी छुट्टी। और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखेंगे ये शेर, जितने भी जानवर के नाम है, शक्कर, खाने वाले पदार्थ, दूधी, तवा। ठीक है, ये जो प्रमुख नदियां हैं, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, ये कहाँ पे? ये सारी नदियां लेफ्ट साइड से मिलती है। तो कभी कभी इनमें से प्रश्न पूछ लेता है सहायक नदी कौन सी है, कौन राइट साइड से है, कौन लेफ्ट साइड से है। तो इस पे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैप के द्वारा तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जाते हैं नर्मदा में। अब जलप्रपात से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसमें नर्मदा से। ये मैप ड्रा करने की जरूरत है, अच्छा बने खराब बने उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से नर्मदा गई और भड़ोच कहाँ है? गुजरात। वहां पे जाकर के गिर गई। यहाँ पे अनूपपुर जिला पड़ता है। अनूपपुर जिले में 2 जलप्रपात हैं, कपिल धारा और दूध धारा। कौन सा? कपिल धारा और दूध धारा। जो जलप्रपात अनूपपुर जिले में है, यहाँ से शुरू होकर के जब नर्मदा नदी बहते बहते कहाँ पहुंची? जबलपुर में पहुंचने पे इसमें धुआंधार, जैसा आप सब जानते हैं, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाने के बाद जब आप देखेंगे तो ये पहुंचेगी बड़वा। कहाँ पहुंचेगी? बड़वा। और बड़वा के बाद ये कहाँ पहुंचेगी? आपकी खंडवा। और खंडवा के बाद कहाँ पहुंचेगी? महेश्वर। तो इन सब जगह वो जलप्रपात बनाती है। तो आप देखेंगे कि कपिल धारा हो गया, दूध धारा हो गया, धुआंधार जलप्रपात हो गया जबलपुर पे। इसके बाद मंदार जलप्रपात बड़वाह में। कौन सा?
मंधार, बार बार पूछा गया प्रश्न, मंधार जलप्रपात किस नदी पे है, मंधार जलप्रपात जो है किस जिले में है, कहाँ पे है, तो आप बड़वाह बताएंगे, बड़वाह जिले में है। खंडवा पे इसी तरह से आपका दर्दी जलप्रपात है, ये भी बार बार पूछा गया है, दर्दी। दर्दी और महेश्वर में सहस्त्रधारा, महेश्वर में सहस्त्रधारा। तो अब इसको याद करने का ये तरीका है कि आप देख लीजिए मोटे मोटे जितने भी जलप्रपात हैं, ये कपिलधारा, दूधधारा, जिला अनूपपुर, जबलपुर में धुआंधार, बड़वाह में मंधार, खंडवा में दर्दी और महेश्वर में सहस्त्रधारा, और यही इनका क्रम होता है कि जिस क्रम में जलप्रपात बनते हैं। तो इसको हमें याद करने की जरूरत है। और इसमें एक और सबसे बड़ी चीज की खंडवा के पास ही ओमकारेश्वर, आपको पता होगा खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ये नदी द्वीप है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ओमकारेश्वर, और 12 शिवलिंगों में एक स्थान है ओमकारेश्वर का, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। तो अब इसके बाद आते हैं, अगर हम बात करें कि डैम कौन कौन से कहाँ हैं, तो डैम की बात करें तो डैम में आपका इंदिरा सागर खंडवा में है, खरगोन में महेश्वर है ना, महेश्वर डैम कहाँ पे है, खरगोन में है, बरगी में। देखिए डैम की बात करते हैं हम, ये इसको मिटा देते हैं, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे, याद रखने की जरूरत है। तो जलप्रपात के बाद आ गया बांध। बांध देखिए जो खंडवा आएगा, क्या आएगा, खंडवा। खंडवा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर पुनासा। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है, बार बार पूछा गया प्रश्न, पुनासा खंडवा, जिला खंडवा। इंदिरा सागर बांध आपको पता चल गया कहाँ पे है, पुनासा खंडवा। इसके बाद बरगी जबलपुर है, ये जबलपुर में कौन सा है, बरगी डैम, बार बार आपने सुना भी होगा, बरगी डैम जबलपुर पे है। इसके बाद आता है आपका महेश्वर खरगोन में, खंडवा पे, और ये एक है ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर। और इसके बाद जो है महेश्वर डैम है खरगोन में, महेश्वर डैम खरगोन में। और आगे जा करके गुजरात में भड़ोच में ये सरदार सरोवर, एक आपने नाम सुना होगा, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध मध्य प्रदेश का कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा इंदिरा सागर डैम, मध्य प्रदेश की बात करें। अगर ये पूछा जाए कि नर्मदा नदी में बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में, भड़ोच गुजरात में, ये मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए सबसे बड़ा डैम इंदिरा सागर, नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंदिरा सागर, नर्मदा नदी में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सरदार सरोवर। ये डैम के बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद एक नाम आता है, आपने देखा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि ये इंदिरा सागर और सरदार सरोवर जहाँ पे डैम बने थे वहाँ पे बहुत सारे गाँव में विस्थापित हो गए थे लोग, और उसके लिए मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। तो मेघा पाटकर इसमें भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन सहभागिता निभा रहा था। तो ये बात हो गई हमारे किसकी, नर्मदा नदी की। अब नर्मदा नदी में एक और चीज आपको मैं बता दूं कि आदिम मानव का लगभग 2.5 लाख वर्ष पुराना एक जीवाश्म मिला था। वो सबसे पहले कहाँ मिला था, इसी नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद के पास हथनौरा में। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, हथनौरा में आदिम जीवाश्म का प्रमाण मिला है नर्मदा नदी के किनारे। तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। हथनौरा कहाँ है, हथनौरा कहाँ है, होशंगाबाद में। हथनौरा कहाँ है, होशंगाबाद में। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जब मैं आपको सहायक नदियों की बात करता हूं तो मध्य जो भी नर्मदा की सहायक नदियों की बात की जाए तो उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी जीवों के नाम, हिरन, हथनी, हाथी, हिरन और हथनी, ये दाहिने तरफ से मिलेंगी। बाकी जो है शेर, शक्कर, दूधी, तवा, ये कहाँ से मिलेंगी, लेफ्ट साइड से मिलेंगी। तो नर्मदा पे यही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। तो नर्मदा से बेसिकली यही इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और मेरा ये मानना है कि हो सकता है कुछ आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में करेंगे तो मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। आज के लिए बस इतना ही है नर्मदा में। इसके बाद हम नेक्स्ट रिवर पे जाएंगे, चंबल रिवर। तो आगे हम देखते हैं कि चंबल रिवर, तब तक आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ समझना हो तो
अदरवाइज हम शुरू करेंगे चंबल रिवर। तो मध्य प्रदेश में आप समझ गए नर्मदा रिवर, नर्मदा प्रायद्वीपी नदी, मैं समराइज कर देता हूँ आपको। नर्मदा प्रायद्वीपी नदी है, प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ वो भाग और वहां से निकलने वाली नदियां। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की तीन नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीन नदियां कहाँ जाती हैं? पश्चिम में जाती हैं, जमीन में खाई या गड्ढा बना के चलती हैं, समुद्र तल से नीचे चलती हैं। और एक चीज इसमें है कि इसका नाम जो है आपको नामोदोष हो गया, टॉलमी ने रखा था। रेवा है, जनक आपका शिवपुत्री है, मैकल सुता है ना, रेवा है, रामायण में रेवा भी मिलता है। तो इस तरह से इसके नाम के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका विवाह पुरुकुत्स से हुआ था, तो याद है पुरुकुत्स, पुरुकुत्स, पुरुकुत्स ऐसा मानना है, प्राचीन इतिहासों में ऐसा मिलता है कि पुरुकुत्स से नर्मदा की शादी हुई थी। शिवपुत्री भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद जो प्रश्न आते हैं कि भाई दाएं तरफ से बाएं तरफ से सहायक नदी कैसी है, इसका जो अपवाह क्षेत्र कितना है, 93,180 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 15 जिलों से। कभी कभी पूछ लेता है कि जिले कितने हैं जो नर्मदा जहां से गुजरती है? 15 जिलों से। और शुरुआत होती है आ से अनूपपुर और अंत होता है इसका आ से अलीराजपुर। तो इस चीज को याद रखना है कि अनूपपुर से लेकर के और अलीराजपुर तक ये 15 जिलों से कवर करते हुए बढ़ती है। जलप्रपात आपको याद रखना है, कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार, ठीक है। इसके बाद आपका धरती जलप्रपात है, मंदाता है, और इसके बाद जो है सहस्त्रधारा महेश्वर में है। इसी तरह डैम की बात करें तो बरगी डैम, बरगी डैम से शुरू होते हुए इंदिरा गांधी, ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर जो कि भरूच में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर। और नर्मदा पे पूछे तो ये है गुजरात में, लेकिन सबसे बड़ा सरदार सरोवर है, ठीक है। जब ये पूछे कि नर्मदा में सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदिरा सागर पुनासा में है, जो जिला खंडवा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। बेसिकली जो है क्वेश्चन आते हैं जिले से, उद्गम स्थान से, सहायक नदियों से, बांध से और आपका जल